कभी मायूस मत होना दोस्तों ज़िंदगी में। कभी मायूस मत होना दोस्तों ज़िंदगी में। अचानक कहीं से भी ज़िंदगी अच्छा मोड़ ले सकती है। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर्स में 5 फरवरी और 6 फरवरी दोनों का करंट अफेयर्स देखेंगे। देखिए दोस्तों, कल 5 फरवरी को बसंत पंचमी था, जिसके कारण से कल वीडियो नहीं आ पाया। आज वीडियो मैं दोनों दिन का डाल रही हूँ। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्त। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, प्रतिवर्ष दोस्त विश्व कैंसर दिवस पूछे तो विश्व कैंसर दिवस हमारा 4 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, जिसकी शुरुआत 2000 से लगातार कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए विश्व में 2000 ईस्वी से प्रतिवर्ष 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। देखिए, कैंसर दिवस के 2019, 2020 और 2021 में थीम था आई एम एंड आई विल। कहने का मतलब कि मैं हूँ और मैं रहूँगा। लेकिन इस साल इसका थीम रखा गया दोस्त, क्लोजेज द केयर गैप, यानी अगर किसी को कैंसर हुआ हो तो उसकी लगातार देखभाल करें। आप इसमें किसी प्रकार का गैप ना करें, ठीक है। तो क्लोजेज द केयर गैप। और ये किस क्रम का है दोस्तों? 22वां क्रम का है। याद रखिए, 22वां क्रम का यह है। कोशिका के अध्ययन को हम लोग दोस्त ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जैसे कि किसी चीज का अध्ययन किया जाता है तो उसके एक नाम दिया जाता है, उसी प्रकार कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। कैंसर होता कैसे है? कहीं भी किसी प्रकार की अनियंत्रित कोशिकाओं में वृद्धि होना, यानी अनियंत्रित हमारे बॉडी की कोशिकाओं में वृद्धि होना ही कैंसर का प्रकार होता है, ठीक है। चलिए, अब दिवस आया है, दिवस का प्रकार आया है तो कुछ दिवस देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण दिवस। जैसे कि 1 फरवरी, तो 1 फरवरी को हमारा है भारतीय तटरक्षक बल दिवस, ठीक है। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, और 13 फरवरी को दोस्तों विश्व रेडियो दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। और 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनता है। ये हम कितना बार रिवाइज कर चुके हैं। 13 फरवरी को हमने बताया था कि सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ था। इनके ही जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यह देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, जो कि उत्तर प्रदेश में बनी थी। इसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होता था, जब उसकी स्थापना हुआ 1885 में, उसके बाद दोस्त 1925 में प्रथम भारतीय जिन्होंने कांग्रेस का पदभार संभाला था, ठीक है। वहीं 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, वहीं 21 फरवरी को दोस्तों विश्व मातृभाषा दिवस, ठीक है। मातृभाषा, हम लोग नहीं कहते कि अपनी मातृभाषा क्या है, ठीक है। तो उसी को जागरूकता करने के लिए विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं 28 फरवरी पूछे तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ था। याद रखिएगा, 20 फरवरी 1987। अब चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र। दोस्त, हमारे वीडियो बनाते हैं ना, तो पता नहीं ये ऊपर से क्यों चला आता है बार बार, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप सभी इसको ना देखें, आप सभी क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन में जो समझाया जा रहा है इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित, क्वेश्चन समझिए, अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों, इसका होगा अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि किससे घोषित किया गया? OECM। तो देखिए, OECM क्या होता है, पहले इसके बारे में समझिए। देखिए, OECM होता है ना दोस्त, जैसे कि कोई स्थान है और वह संरक्षित नहीं है, कोई स्थान है वह संरक्षित नहीं है, तो मान लीजिए कि वह स्थान संरक्षित नहीं है, वहाँ पे जैव विविधता पाया जाता है। जैव विविधता मतलब, जैव विविधता का मतलब होता है बहुत सारे जीव पाया जाना, अनेक प्रकार के वहाँ वनस्पति पाया जाना, ठीक है। तो जैव विविधता यहाँ पे बिना संरक्षित के पाए जाते हैं, तो उसको हमारा IUCN जो संस्था है ना विश्व में, IUCN, यह इसको क्या करती है? अन्य प्रभावी संरक्षण उपायों में
घोषित कर देती है, ठीक है, यानी इसको भी संरक्षित किया जाएगा, ठीक है। तो OECM देखिए याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, अरावली जैव विविधता पार्क। अरावली देखिए हम लोग मार देंगे क्या, अरावली सुन के सीधे जाएंगे राजस्थान में, क्योंकि वह क्या है, सबसे पुराना वलित पर्वत है, तो हम लोग मार देंगे वरावली, लेकिन नहीं, अरावली जैव विविधता पार्क स्थित है गुरुग्राम, जो कि हरियाणा का एक जगह है, ठीक है। अब चलिए समझ में आ गया OECM संस्था क्या होती है। IUCN द्वारा एक टैग दिया जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग OECM, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब जान लेते हैं IUCN संस्था। IUCN संस्था दोस्तों विश्व में जितने भी जीव है ना, इसको संरक्षित करने वाली संस्था है, ठीक है। यानी किसी भी स्थल को अगर वहाँ पे जैव विविधता है तो उसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसकी स्थापना 1948 में हुआ था, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और 1964 से दोस्तों यह अपनी रिपोर्ट हर साल पेश करती है, ठीक है, याद रखिएगा। पहला अनाज एटीएम, अब हमारा गुरुग्राम आया है तो देख लेते हैं पहला अनाज एटीएम कहाँ लगाया था, गुरुग्राम हरियाणा में। उसी प्रकार ICA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पढ़ते हैं, वो विश्व का पहला एक संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 2015 में हुआ था। भारत का पहला जियो पार्क, तो देखिए भारत का पहला जियो पार्क की स्थापना करने की घोषणा कहाँ किया गया, हाल ही में हमने 2 दिन पहले इसको पढ़ा था, कहाँ किया गया दोस्तों, लम्हेटा घाट, कहाँ, जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश के एक जगह है, नर्मदा नदी के तट पर है, जियो पार्क, ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। सर्वाधिक विश्व में जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो देखिए अमेजन वर्षा वन जो दक्षिण अमेरिका में है ना, सर्वाधिक ब्राजील के क्षेत्र में पाया जाता है, तो याद रखिएगा अमेजन वन, ठीक है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो भारत में जैव विविधता यानी हॉट स्पॉट क्षेत्र इसको कहते हैं, तो पश्चिमी घाट, भारत के जो इंडिया का मैप देखिए तो इधर है पश्चिमी घाट, ठीक है। अब देखिए भारत में सर्वाधिक पश्चिमी घाट में पाई जाती थी, इसको संरक्षित करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि माधव गॉडगिल समिति का संबंध किससे है, तो माधव गॉडगिल समिति पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। कुनामिंग घोषणा, देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, कुनामिंग घोषणा पत्र क्या है, यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए, वहीं पश्चिमी घाट पूछे तब माधव गॉडगिल और कुनामिंग पूछे तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए। देखिए भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया, यानी ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है, याद रखिएगा गुरुग्राम हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार में शीर्ष स्थान है, यानी वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है, तो याद रखिएगा अमेरिका। कौन बना है, अमेरिका। 112.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसमें क्या हुआ है, व्यापारिक भागीदार हुआ है। दूसरा का नंबर पे हमारे दोस्तों है चीन, तीसरा का UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, और चौथा नंबर पे सऊदी अरब। याद रखिएगा पूछता है 1 2 3 हमेशा पूछा जाता है। तो भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा पूछे, यानी व्यापार घाटा किस देश से हुआ है, चीन के साथ। यानी कहने का मतलब कि हम लोग आयात कर रहे हैं कितना, यानी आयात का मतलब होता है कि मंगाना, ठीक है, यानी हम चीन से खरीद रहे हैं, आयात यानी आने वाला चीज। तो आयात जो हम लोग ला रहे हैं दोस्त, वो अगर हमारा ज्यादा होगा, और निर्यात मतलब हम निर्यात कर यानी दे रहे हैं चीन को बेच रहे हैं, तो हमारा होता है निर्यात। आइए निर्यात हमारा कम होगा, मान लीजिए कि आयात 15 रुपया और निर्यात हमारा दोस्तों 10 रुपया, तो हमारा घाटा कितना हुआ, 5 रुपए का घाटा हुआ, तो वही हमारा होता है व्यापारिक घाटा। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे कि राजकोषीय घाटा हम लोग पढ़ते हैं कि राजकोषीय घाटा, तो उसमें उधार होता है दोस्त, कि हम लोग किसी देश से उधार लिए
₹5,000 करोड़ का, और हमारे जो राजस्व है, मतलब कि जो हमारे संचित निधि में पैसा है वो 495 ही करोड़ आया। तो हम कितना, अगर हम किसी को चुकाना होगा तो 495 हम कर रहे हैं, कितना का हमारा घाटा हो रहा है? लगभग मान लीजिए कि 500 का हो रहा है, तो 500 लाख हमारा कुछ हो रहा है दोस्त। तो इसकी हमारे क्या हो जाएगी? घाटा हो जाएगी, तो हमारे राजकोषीय घाटा होता है। लेकिन व्यापार घाटा हमेशा आयात और निर्यात पर निकाला जाता है, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स, यानी याद रखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स में कौन देश पहले स्थान पर है? तो यूएसए, भारत चौथा स्थान पर, ठीक है। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास, एक तो ब्रज परिहार है और उसके बाद एक युद्ध होता है जिसका नाम ही है युद्धाभ्यास। याद रखिएगा, ब्रज परिहार और युद्धाभ्यास, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला युद्धाभ्यास, ठीक है। भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग शुरू किया है? तो भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है। भारत का आर्थिक वृद्धि दर कितना है? 9.27। अगर इस वृद्धि से हमारा देश ग्रोथ करता है ना, तो हम लोग बहुत बड़े बड़े जो आर्थिक वाले अर्थव्यवस्था वाले देश है ना, उसमें हम सब शामिल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भारत का राजकोषीय घाटा था, देखिए 2022-23 में पूछे तो 6.4%, ठीक है। और 2021-22 में कितना था? 6.9%। याद रखिएगा, 6.9%। चलिए आगे। उसके अलावा दोस्तों हम लोग देख लिए कि एक और होता है हमारा मलाबार युद्धाभ्यास। मलाबार, इसको हम लोग क्वाड संस्था भी कहते हैं। जो मलाबार में युद्धाभ्यास में शामिल होता है वही सदस्य क्वाड का है। तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। देखिए, बैंक्रप्ट का मतलब होता है दोस्तों, हिंदी जानिएगा तो इसका मतलब होता है दिवालिया, दिवालिया या कंगाल, ठीक है। तो वही इसका नाम है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो रवि मित्तल, ठीक है। 5 वर्ष के लिए रवि मित्तल को बनाया गया है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, देखिए क्या हुआ था कि हमारे, जब हम लोग पढ़े होंगे कि जो विजय माल्या थे, ठीक है, विजय माल्या थे, वो हमारे देश से पैसा लेकर फरार हो गए। तो वो फरार होने वाले जैसे बहुत सारे जो बहुत बड़े लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। तो उसके लिए केंद्र सरकार एक गठन बनाई, यानी एक संस्था बनाया जिसका नाम रखा IBC। 2016 में इसका गठन हुआ। IBC का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। यह 2016 में गठित हुआ, किसके लिए? दिवालिया एवं भगौरा घोषित किए जाने वाले लोगों के लिए, यानी अगर आप भाग गए हैं तो उसको दिवालिया एवं भगौरा यह संस्था घोषित करेगी और उसकी जांच पड़ताल करेगी, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्त, इस बोर्ड का गठन हुआ था 2016 में। पहले अध्यक्ष बने थे MS साहू, ठीक है। अब बन गए रवि मित्तल, ठीक है। जैसे कि विजय माल्या का हमने बता दिया। अब कुछ नियुक्ति आया तो नियुक्ति देख लेते हैं, जैसे कि जो फेमस हो, जैसे इफ्को। तो इफ्को दोस्तों हमारे दुनिया में सबसे पहला कार्बन यूरिया बनाने वाला संस्था बना था, ठीक है। इफ्को का प्रमुख है दिलीप संधानी। LIC के अभी नया MR कुमार है, इनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि LIC को बजट में IPO लाने की घोषणा किया है, इनिशियल पब्लिक। चलिए आगे, अगला है हमारे दोस्तों अच्छा, IPO हम बता रहे थे, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग देख लिए LIC MR कुमार। भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अभी हमने बने थे N अनंत नागेश्वरन, ठीक है, N अनंत नागेश्वरन। उसके बाद HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष कौन है? पुष्प कुमार जोशी, ठीक है, याद रखिएगा, हमारा 9 रत्न में शामिल है। जो हमारा दोस्त भारत में है ना, जितने भी 9 रत्न महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा ये शामिल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा AICC, ठीक है, ICC द्वारा किसे स्पिरिट ऑफ द ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जब हमारा ICC के पुरस्कारों की घोषणा हुआ था उसमें स्पिरिट ऑफ द ईयर नहीं घोषित किया गया था, लेकिन 2-3 दिन पहले इसकी घोषणा हुआ है, जो कि डीरेल मिशेल है, याद रखिएगा, डीरेल मिशेल, ठीक है, डीरेल मिशेल जो कि न्यूजीलैंड के हैं। लोरियस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें लोरियस अवार्ड जो हम लोग पढ़ते हैं ना, लोरियस अवार्ड
अवार्ड किनको दिया गया, बहुत पूछता है। जैसे पिछले बार राफेल नडाल और नवामी ओसाका को दिया गया। इस पर तीन व्यक्तियों को इसके लिए नामांकित किया गया। एक तो भारतीय है नीरज चोपड़ा, और एक है एमा रादुकानो और डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है? तो देखिए, गणतंत्र दिवस की परेड 2022 में किस राज्य की झांकी? तो उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है ना, इसकी जो झांकी आया था दोस्तों, उसमें क्या हुआ था कि झांकी में आगे हमारे बाबा विश्वनाथ का मतलब अंकित किया गया था। आज जितने भी वहाँ के 75 यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद हमारे वहाँ पे आया था, ठीक है, जिसकी कंगना रनौत क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। तो दोस्त इसका जो है ना एक एक करके अंकित किया गया था, ठीक है, यानी सभी ब्रांड को अंकित किया गया था। तो इसलिए उत्तर प्रदेश को बाबा विश्वनाथ, अभी इसका उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो इसलिए इसको अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया। देखिए 2021 में भी इसी को दिया गया था, क्योंकि उस समय राम मंदिर को क्या किया गया था, दिखाया गया था। उसके बाद अब हमारा आगे आता है लोकप्रिय झांकी, यानी लोगों के नजर में कौन सबसे महत्वपूर्ण था? तो महाराष्ट्र की झांकी, याद रखिएगा, महाराष्ट्र की झांकी। वहां पे जो जैव विविधता क्षेत्र अम्बोलक घोषित किया गया था ना दोस्तों, उसको दिखाया गया था, और वहाँ के प्राकृतिक चीजों को दिखाया गया था। तो ये हमारा लोकप्रिय झांकी माने लोगों की नजर में कौन सी है? तो महाराष्ट्र की झांकी, ठीक है। ऐसे पीछे केंद्र सरकार के द्वारा किसको घोषित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश को। गणतंत्र दिवस की परेड में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली दूसरी महिला कौन है? तो हमने पढ़ा था ना, शिवांगी सिंह, जो कि मुजफ्फरपुर की थी। अब प्रथम भावना कांत, या कहीं कहीं आपको कंठ भी देता है, भावना कंठ या भावना कांत। तो ये दोस्तों हमारे हैं कहा दरभंगा की, दोनों बिहार ही की आन बान शान महिलाएं हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाला है, तो इसकी सीट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का 80, राज्यसभा के 31, विधानसभा का 403। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें चुनाव होने वाला है। विधान परिषद में दोस्तों 99, और एक क्या होता है, नामांकित किया जाता है, इसलिए 100 सीट याद रखिएगा, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था, गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ कहाँ से किया गया था दोस्तों? तो शाहजहांपुर से, ठीक है, याद रखिएगा, शाहजहांपुर यूपी का ही जगह है। अब मेरठ प्रयागराज के बीच चलेगा, 594 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है। अब देखिए लखनऊ इसकी राजधानी है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पंडित बिरजू महाराज, जो पंडित बिरजू महाराज थे, इनके हाल ही में मृत्यु हो गई थी। एक कथक के डांसर थे, ठीक है, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जा चुका है। और दोस्तों ये लखनऊ घराना से थे, ठीक है, इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स क्या है? अब आप सोचिए कि ये होता क्या है आर्टिफिशियल सलालम कोर्स। दोस्त हम लोग एक देखते हैं कि पानी रहता है, उसमें लोग बोट पे बैठा रहता है, और एक क्या होता है कि चप्पू होता है जिसके माध्यम से उसको चलाया जाता है। चप्पू के माध्यम से बोट का लोग आनंद लेते हैं। तो देखिएगा कि चप्पू के माध्यम से चलाकर आगे बढ़ते हैं। तो ये होगा आर्टिफिशियल सलालम कोर्स। कहाँ खोला गया है? तो याद रखिएगा भोपाल में। वाटर स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा हब बनाया जाएगा भोपाल में, ठीक है। और चप्पू के माध्यम से जिधर हमारा नदी की धाराएं चलती है ना, उसके विपरीत दिशा में जाने के लिए इसको प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है। ये कहाँ खोला गया दोस्त? भोपाल में, ठीक है। वहीं प्राकृतिक रूप से पूछे तो नर्मदा नदी के तट पर इसका ये है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया था, कहाँ घोषणा किया गया था? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, अभी हाल ही में इसकी घोषणा किया गया था। एशियन गेम्स 2022 हांगझाओ चीन में होगा, क्योंकि ये होने वाला है 2022 में, तो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम उत्तराखंड में। वहीं शीतकालीन ओलंपिक्स तब बीजिंग चीन में, याद रखिएगा, ये अभी इम्पोर्टेंट चल रहा है बीजिंग चीन में। फीफा 2022 दोस्तों कतर दोहा में। सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राजधानी हमारा क्या है? भोपाल। और छंगू भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है। चलिए आगे, 6 फरवरी 2022 को किस टेस्ट के क्रिकेट टीम को 1000वां वनडे यानी 1000 वनडे खेलने वाला विश्व की पहली टीम बन गई है? तो याद रखिएगा भारत हमारा विश्व की पहली टीम है जो 1000 वनडे खेलेगा, ठीक है। देखिए वनडे की शुरुआत तो हमारा 1971 में हुआ था, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच 1974 में हुआ था।
और उसके बाद 1000वां मैच हम लोग देख रहे हैं कहाँ होगा, तो मोटेरा स्टेडियम जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। उसके अलावा नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम रखा गया है, ठीक है। पहले सरदार पटेल स्टेडियम था, ठीक है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ यह होगा, यानी 1000वां, याद रखिएगा 1000वां वनडे मैच किसके साथ खेलेगा दोस्त, तो वेस्ट इंडीज के, ठीक है। सर्वाधिक रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है, तो याद रखिएगा मिताली राज। कौन है, मिताली राज, क्योंकि इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला स्पोर्ट, यानी भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन बना है, तो चेन्नई सुपर किंग्स। कौन बना है, चेन्नई सुपर किंग। उसके अलावा वर्ल्ड एथलीट्स गेम ऑफ द ईयर किनको मिला है, तो PR सीरीजेस 2022 में इनको घोषणा किया गया 2021 के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में हॉल ऑफ फेम में भारत के कौन व्यक्ति शामिल हुआ है, जो 7वें नंबर के हैं, बीनू माकंड जो कि क्रिकेटर है। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा, यानी जो हमारा ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम को बीमा ब्रांडों की सूची में कौन सा स्थान मिला है, तो याद रखिएगा जीवन बीमा निगम जो हमारा भारत की LIC है, इसको 10वां स्थान दिया गया है। ये क्या दिया गया है, 10वां स्थान, यानी कोविड-19 के महामारी में एकमात्र यही ब्रांड बना है जो नंबर 1 भारत में चल रहा है और विश्व में 10वां स्थान यह प्राप्त किया है, ठीक है। अब पहला ये विश्व में पूछा दोस्तों, तो चीन की पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी बना है। कौन है, पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, याद रखिएगा। LIC की स्थापना दोस्तों 1956 में, 1 सितंबर 1956 को, मुख्यालय मुंबई में है। इसके चेयरमैन MR कुमार है, ठीक है। उसके बाद ब्रांड वैल्यूएशन में पहला, यानी सबसे ब्रांडेड कंपनी कौन बना है, तो याद रखिएगा एप्पल, क्योंकि ये तो बीमा क्षेत्र में था ना। उसके बाद अगला, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक को नियुक्त किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी किसे केंद्र सरकार द्वारा महानियंत्रक, यानी लेखा महानियंत्रक, याद रखिएगा इसका इंग्लिश होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एक दो होता है, एक तो CGA होता है, ठीक है दोस्तों, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, एक होता है CAG, यही एक को बीच में ला लेता है, तो इसका इंग्लिश होता है कंट्रोलर, M होता है COM, इसको होता है CON, ठीक है। तो कंट्रोलर, इसको कंट्रोलर, तो याद रखिएगा कंट्रोलर ऑडिटर, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बनी है, तो बनी है सोनाली सिंह, याद रखिएगा 26 नंबर के सोनाली सिंह किनका स्थान ली है, दीपक दास की। और दोस्तों यह वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का लेखा जोखा करता है, क्या करता है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का लेखा जोखा करता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर, ठीक है, वहां था कंट्रोलर था गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि पूर्व में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। इनको 14वां कैग बना दिया गया, तो उन्होंने उसका पदभार त्याग कर यह संभालिए, ठीक है। अब पूछता है कि कैग का किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में संविधान में उल्लेख है, तो 148 से 151 में, ठीक है। कैग का मार्गदर्शक किस समिति को कहा जाता है, तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति, ठीक है, जिसके अभी अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी। इसका इंग्लिश होता है लोक मतलब लोग, यानी पब्लिक, इसका होता है अकाउंट्स लेखा और कमिटी, ठीक है, यानी समिति होता है, कमिटी मतलब। अब दोस्तों 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है दोस्त, हमारे तो NK सिंह, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रयान 3 की घोषणा की गई लॉन्च करने की, कब लॉन्च किया जाएगा, तो अगस्त 2022 में इसकी घोषणा किया गया है, अभी हाल ही में, और अगस्त में छोड़ा जाएगा। इसमें एक लैंडर भी होगा, इसमें रोवर भी होगा। जिस प्रकार चंद्रयान 2 छोड़ा गया था दोस्त, उसमें एक लैंडर था और उसमें एक रोवर था। तो लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम, जो कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान के जनक थे इनके नाम पर, और रोवर का दोस्तों
प्रज्ञान रखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं चंद्रयान-1। चंद्रयान दोस्तों कब छोड़ा गया था? तब 22 अक्टूबर 2008 को, याद रखिएगा। ठीक है, और ये किस यान से छोड़ा गया था? PSLV-11। ठीक है, उसके बाद चंद्रयान-2 को कब छोड़ा गया था? तो 22 जुलाई 2019 को, और इसमें GSLV यानी एक PSLV होता है, एक GSLV, तो GSLV MK3 के द्वारा चंद्रयान-2 को छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे। अब मंगलयान दोस्तों PSLV-25 के द्वारा 2013 में 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था, और यह सितंबर 2014 में अंतरिक्ष में प्रवेश किया। ठीक है, सफलतापूर्वक प्रवेश किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसरो देख लेते हैं। इसरो याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ था। एन सोमनाथन इसके 10वें अध्यक्ष बने हैं दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर में। अब देखिए ये आता है हमारा विश्व स्तर पर। फाल्कन 9 क्या है? तब फाल्कन 9 दोस्तों स्पेस एक्स कंपनी का एक लैंडर है, यानी छोड़ने वाला। ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों फाल्कन 9 के द्वारा 143 उपग्रह छोड़ा गया था। ठीक है, एलन मस्क की कंपनी है, और इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 भी दिया गया है। ठीक है दोस्त, उसके बाद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। अब दोस्त गगनयान हमारा भारत रूस के द्वारा पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान है। ठीक है, इसका इंजन का भी हाल ही में विकास इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। उसके बाद समुद्रयान फेमस क्यों है? क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है। समुद्र की गहराई में जाने वाला पहला यान है, कौन सा? तो समुद्रयान, जो कि चेन्नई तमिलनाडु से छोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे। किस देश ने, हमने बताया ना शीतकालीन ओलंपिक जो कि चीन में होने वाला है, इसमें क्या हुआ है कि शीतकालीन ओलंपिक में उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा कर दी है दोस्तों। याद रखिएगा भारत ने इसकी घोषणा की है कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि गलवान घाटी की झड़प में घायल हुए PLA कमांडर, यानी वहाँ की जो हमारे, जैसे कि हमारे गलवान घाटी में टोटल 21 यानी 20 हमारे सैनिकों को और एक हमारा कमांडर की मतलब मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो उसमें क्या हुआ था कि जो सेना था ना, सेना का कमांडर जो संभाल रहा था, उसको क्या किया गया है कि ओलंपिक में यानी मशाल जलाने के लिए आमंत्रित किया गया। ठीक है, यानी गलवान घाटी विवाद के कारण भारत ने शीतकालीन ओलंपिक में जाने से इनकार कर दिया है। ठीक है, और यह दोस्त कब होगा? 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में आयोजित होगा। अभी शुरुआत हो चुका है, और बीजिंग चीन में इसकी शुरुआत हुआ है। और ये क्वेश्चन हमारा गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा, क्योंकि गोल्डन बॉय है तो इनके बारे में तो याद रखना पड़ेगा। किसने इस पर बुक लिखा है? तो नवदीप सिंह गिल। देखिए गिल चाहे सिद्धू कहाँ का होता है? सब लगभग में पंजाब का, क्योंकि वहाँ का टाइटल है, तो याद रखिएगा वहीं के व्यक्ति है, हरियाणा के क्षेत्र का। तो नवदीप सिंह गिल ने इन पर बुक लिखा है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। उसके बाद कुछ बुक देख लेते हैं। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, इंडोमिटेबल बुक, तो अरुंधति भट्टाचार्य का इंडोमिटेबल बुक है। ये हमारा SBI की पूर्व अध्यक्ष थी। ठीक है, प्राइड प्रिजुडिस एंड पंडित्री किनका बुक है? शशि थरूर को। यह कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है। प्राइड प्रिजुडिस एंड पंडित्री। ठीक है, हाउ टू द अर्थ गो इट्स ब्यूटी, ये बुक किसका है? सुधा मूर्ति बहुत फेमस लेखिका है। द इंड गेम दोस्तों याद रखिएगा, द इंड गेम किनका है? हुसैन जैदी का। किसका है? हुसैन जैदी का। चलिए आगे। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगार दर किस राज्य में आया है? तो याद रखिएगा तेलंगाना में। जनवरी 2022 जो हमारे इसमें रिपोर्ट है, तो इसमें
किस राज्य को सबसे कम बेरोजगारी दर मिला है? तो तेलंगाना को। तेलंगाना एक ऐसा राज्य बन गया है जो फर्स्ट डोज चल रहा था दोस्तों ने, इसमें 100% टीकाकरण कर लिया, यानी फर्स्ट डोज में 100% टीकाकरण कर लिया है। यही के काकतेश्वर रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको हम लोग रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, इसको 39 यूनेस्को के विश्व स्थल में घोषित किया गया। वही 40 पीछे तो दोस्तों धौलावीरा। ठीक है, आगे कालेश्वर परियोजना कहाँ के है? तो तेलंगाना के है, जो गोदावरी नदी पर है। ठीक है, वही हमारा कोंडा पोचम्पा परियोजना, तो तेलंगाना गोदावरी नदी पर ही है। हम लोग पढ़े होंगे कि पोचमपाद परियोजना वो भी किस पे है? गोदावरी नदी पे है। कोंडा पोचम्पा परियोजना तेलंगाना नदी पर। उसके बाद दोस्तों हिमा कोहली तेलंगाना की पहली मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला भी है। यहाँ पे कवर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, और एक है मृंगवानी नेशनल पार्क, कवल, अमराबाद और मृंगवानी नेशनल पार्क। उसके बाद बथुकंपा उत्सव दोस्तों तेलंगाना में ही अभी मनाया गया था। उसके बाद बोनालू उत्सव भी तेलंगाना में, उसके बाद कानुमा उत्सव भी तेलंगाना में, यानी बथुकंपा, बोनालू और कानुमा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, एनसीईआरटी के नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, देखिए ये हमारा 2 दिन का वीडियो है तो थोड़ा सा लंबा भी होगा, आप सभी पूरा देखिएगा दोस्तों। यकीन मानिए जो आपको नॉलेज मिलेगा ना, बहुत आगे जाके देखिए, करेंट अफेयर्स मत छोड़िए। चाहे कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं ना किसी चैनल का, तो उसको बरकरार रखिए, कोई भी हो। और देखिए लगातार कंटिन्यूटी आपके क्या होती है, तैयारी को एक नया जोश ला देगा। ठीक है, एनसीईआरटी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिए दिनेश कुमार सकलानी। कौन बने? एनसीईआरटी दिनेश कुमार सकलानी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी हमारे बुक बहुत सारा आते हैं, जो एनसीईआरटी का बुक हम लोग पढ़ते हैं। तो 1961 में इसकी स्थापना हुआ था, और इसका फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग। क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, क्योंकि एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था है जिसमें शिक्षा और क्या किया जाएगा, यहाँ पे परीक्षण किया जाएगा, यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सीबीएसई क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एजुकेशन, जिसकी अध्यक्ष अभी है हाल ही में मनोज आहूजा। ठीक है, कौन है? मनोज आहूजा। अब हम लोग आते हैं बिहार में, बीएसईबी, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन है? आनंद किशोर है। ठीक है, अभी बीएसईबी पटना में इसका मुख्यालय है। उसी प्रकार यूजीसी, देखिए यूजीसी के अभी 2 दिन पहले ही अध्यक्ष बने थे जगदीश कुमार। ये है यूनिवर्स ग्रांड कमीशन। ठीक है, यूनिवर्स ग्रांड कमीशन। अब कुछ और बात देख लेते हैं, जैसे कि आईसीसी पुरुष क्रिकेटर समिति का अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। ठीक है, उसी तरह राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का तो बीबीएस लक्ष्मण। आशा करती हूँ आप सभी को आज का करंट अफेयर्स बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।